हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी जो पाठ का नाम है ओ सदा नीरा, उसके सभी ऑब्जेक्टिव और बेहतरीन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक समय से पहुंचता रहे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। हम आशा करते हैं कि आपको इन पाठ के सभी प्रश्न बेहतर अच्छे लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे लगेंगे और आपको फिर दोबारा इसका नोट्स वगैरह बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको एक बार देखने के बाद ही सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, स्किप करके ना देखें। पाठ का नाम है ओ सदा नीरा, जो गद्य खंड से लिया गया है। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर जो थे ओ सदा नीरा पाठ के लेखक, वह क्या हैं? तो क्या है, यहाँ डायरेक्टली रूप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिंपल रूप में इसका आंसर दे दिया गया है। यह अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वह एक नाटककार हैं। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जो है वह एक नाटककार हैं। अगला 2 नंबर जो प्रश्न है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन हैं? ओ सदा नीरा के लेखक कौन हैं? तो ओ सदा नीरा के लेखक जो हैं वह हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वह ओ सदा नीरा पाठ के अर्थात लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त मानकर या बनाकर लिखा गया है? यानी ओ सदा नीरा जो है यह निबंध है और यह निबंध किस नदी को निमित्त अर्थात नमोनित करके लिखा गया है? तो गंडक नदी जो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से निकल करके सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, उस नदी का वर्णन है ओ सदा नीरा को लेकर के। तो गंडक नदी को ही ओ सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? देखिए, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि ओ सदा नीरा जो निबंध है वह पश्चिमी चंपारण क्षेत्र के वाल्मीकि नगर से लेकर के सोन नदी तक जो नदी बह रही है गंडक नदी, उसका पुराना नाम जो है, प्राचीन नाम जो है वह ओ सदा नीरा है। क्या है? ओ सदा नीरा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। किसके क्षेत्र पर? चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर ओ सदा नीरा जो चैप्टर है, निबंध जो है वह लिखा गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि ओ सदा नीरा क्या है? तो ओ सदा नीरा जो है वह एक निबंध है। क्या है? वह निबंध है और ओ सदा नीरा जो है चंपारण की संस्कृति पर लिखा गया एक निबंध है। चलिए अगला 5 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? क्या कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण है वह है पेड़ों की कटाई। किसकी कटाई? पेड़ों की कटाई जो है अर्थात जंगलों को काटना जो है वह बाढ़ आने का प्रमुख कारण बिहार में बन चुका है, चंपारण क्षेत्र में बन चुका है। तो यहाँ हो जाएगा जंगलों को काटना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रश्नों का क्रम रहेगा हम लोग का ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा और हम लोग आसानी से सभी क्वेश्चन आंसर को देखते जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुंडलीक जी कौन थे? क्या कह रहा है? इस पाठ में जो गांधी जी के द्वारा बुलाए गए चंपारण क्षेत्र में एक निर्भीक व्यक्ति पुंडलीक जी, वह कौन थे? पुंडलीक जी एक शिक्षक थे। क्या थे? पुंडलीक जी एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन को हुआ था? यानी दिनांक पूछा गया है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है किस तारीख को हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ जो है वह है 16 जुलाई 1917। क्या है? 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर साहब का जन्म हुआ था।
कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। 8 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि ओ सदा नीरा ओ चक्रा तू, इसमें बीच में खाली स्थान है, तू ठुकरा ना पाएगी, यह वाक्य किससे संबोधित करके लिखा गया है? यानी जो ओ सदा नीरा ओ चक्रा, यह वाक्य जो है, यह पंक्ति जो है, किस नदी को संबोधित करके लिखा गया है? तो गंडक नदी को संबोधित करके इस पाठ को लिखा गया है। गंडक नदी को संबोधित करके यह पाठ जो है, निबंध जो है, लिखा गया है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और खाली स्थान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव जो होते हैं वह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? धर्मांध। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि उनका बिहार, क्या कह रहा है कि उनका खाली स्थान बिहार था, यानी किन का जो कार्य क्षेत्र जो था वह बिहार था। तो यहाँ पे क्या, किन का? तो भगवान बुद्ध का कार्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। अगला प्रश्न है कि किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान खाली स्थान में बनाई। कहाँ? तो नेहरू युग में। किसमें? नेहरू युग में जगदीश चंद्र माथुर ने मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। 11 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक खाली स्थान से यहाँ प्रस्तुत है। यह जो निबंध है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर साहब के द्वारा लिखा गया निबंध ओ सदा नीरा माथुर साहब की किस पुस्तक से ली गई है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। किससे लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि 11 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो माथुर जी को विद्या वारिधि जो उपाधि होता है उससे, यानी क नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कि माथुर जी को विद्या वारिधि उपाधि से विभूषित किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्नों का जो क्रम है दोस्तों यह ऐसे ही हम लोग का बढ़ता रहेगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? कालिदास अवार्ड जगदीश चंद्र माथुर साहब को मिला था। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें और ऐसे ही हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा एक बार फिर से यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कि माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार राजभाषा पुरस्कार, तुलसीदास अवार्ड, पश्चिम बंगाल राजभाषा पुरस्कार या पंजाब राज्य भाषा पुरस्कार। तो जगदीश चंद्र माथुर साहब को बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन क जो है इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर जो प्रश्न है कि माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ था? क्या कह रहा है कि माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ था? तो मेरी बांसुरी जो थी उस एकांकी का मंचन जो है 1936 में हुआ था। इसमें देखेंगे हम लोग क नंबर ही दिया गया है मेरी बांसुरी, तो क नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ और 14 नंबर जो प्रश्न है, सॉरी 14 नहीं 15 जो प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग और इसके बाद जो है हमारा लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में सम्मिलित है। तो चलिए बने रहिए। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? क्या कर रहा है कि मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो किस पत्रिका में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माथुर जी के निबंध कैसे हैं? क्या कह रहा है कि माथुर जी के निबंध कैसे हैं? ललित है, जटिल है, सरल है या असाधारण है? तो माथुर साहब का जो
निबंध है वह ललित है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन क इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा कि माथुर जी का जो निबंध है वह ललित निबंध है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं और इस पाठ के जितने भी बेहतरीन प्रश्न हैं जो संभवतः इस बार परीक्षा में आने वाले हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोगों ने इकट्ठा करके यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप जो है बेहतर ढंग से समझ सकें। पहला प्रश्न है कि धांगड़ शब्द का क्या आशय है। क्या कह रहा है कि धांगड़ शब्द का क्या आशय है। तो बड़ी ही सुंदर और सरल भाषा में इसका जो जवाब है वह लिखा गया है कि धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। धांगड़ शब्द का अर्थ जो है वह उरांव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है और यह धांगड़ एक आदिवासी जाति है। धांगड़ कौन सी जाति है? आदिवासी जाति है। जैसे यह लोहार, मुंडा, उरांव का वंशज भी माना गया है इनको। कह रहा है कि जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण क्षेत्र के इलाकों में लाया गया था। देखिए 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इन धांगड़ों को बिहार के दक्षिणी भाग के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से इन लोगों को बुला के लाया ताकि ये लोग आकर के नील की खेती कर सकें। तो इन लोगों को कहा गया कि 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण क्षेत्र के इलाके में लाया गया था। धांगड़ जाति जो है वह आदिवासी जाति अर्थात उरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को कभी आदिवासी नहीं मानते। इसमें खास बात यह भी है कि भले ही आदिवासी लोगों के वंशज हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को आदिवासी मानने से इनकार कर देते हैं। कह रहा है कि धांगड़ मिश्रित उरांव भाषा में बातचीत करते हैं और दूसरों के साथ भोजपुरी, मधेसी भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं। हम कह सकते हैं कि धांगड़ जो लोग होते हैं वे अपनी भाषा ज़्यादातर अपने ही घरों के अगल बगल या अपनी ही जाति में बोल चाल की भाषा के रूप में रखते हैं और अन्य जो भी लोग हैं, अन्य क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उन लोगों से यह हिंदी, भोजपुरी और मधेसी भाषा में बात करते हैं। तो हम लोगों ने धांगड़ शब्द का जो आशय है उसको बड़ा बढ़िया तरीका से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि पुंडलीक जी कौन थे। क्या कह रहा है कि पुंडलीक जी कौन थे। कह रहा है कि पुंडलीक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के एक शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें 1917 ईस्वी में बेलगांव से शिक्षा देने और ग्रामीणों के भयारोहण के लिए पश्चिमी चंपारण बुलाया अर्थात चंपारण बुलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और ऐसे ही जो प्रश्नों का है सिलसिला हमारा जारी रहेगा। कह रहा है कि पुंडलीक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पुंडलीक जी जो थे वह गांधी जी को बड़ा ही आदर्शपूर्वक मानते थे और उन्होंने जितनी भी निर्भीकताएँ थी वह सभी निर्भीकताएँ गांधी जी से सीखे हैं। कह रहा कि पहले एक कायदा था कि जब अंग्रेजी साहब घर आए या कहीं भी आए तो घर का जो मुखिया होता था अर्थात गृहपति जो होता था वह अंग्रेज साहब के घोड़े की लगाम पकड़ता था। एक दिन जो है एमन साहब जो है पुंडलीक जी के विद्यालय पहुंचते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक दिन एमन साहब जो उस समय बड़े अत्याचारी और क्रूर थे, वे पुंडलीक जी के आश्रम आए और उन्होंने कहा नहीं, देखिए उन्होंने कहा और यह जो नियम लागू था कि अगर गृहपति जो है अंग्रेज साहब के घोड़े की लगाम पकड़े और पुंडलीक जी नहीं जाते हैं। पुंडलीक जी को जब यह कानों में खबर पहुंचती है तो पुंडलीक जी सीधे शब्दों में जवाब देते हैं कि एमन साहब को मेरे पास अगर मुझसे मुलाकात करने की आवश्यकता है तो वह खुद आए, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा गया है कि जो पुंडलीक जी थे उन्होंने कहा कि उसे आना है तो वह मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलीक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता जो है गांव वालों को भी दी। यह निर्भीकता ही चंपारण अभियान में बड़ी काम आई। तो चलिए दो प्रश्न जो हैं हम लोगों ने बड़े ही आसानी से बड़े ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब तीसरा प्रश्न जो है चौर और मन क्या है। क्या कह रहा है कि चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है।
तो चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि चंपारण में गंडक घाटी के दोनों विभिन्न आकृतियों के ताल दिखाई पड़ते हैं। ये कहीं उथले तो कहीं गहरे हैं, सभी प्रायः टेढ़े मेढ़े किंतु शुभ्र एवं निर्मल जल से पूर्ण हैं। इन तालों को चौर और मन कहते हैं। चौर उथले ताल होते हैं जिसमें पानी जाड़ और गर्मियों में कम हो जाती है, यानी चौर का जो जला राशि जो है वह गर्मी के मौसम में और जाड़े के मौसम में कम हो जाता है। कह रहा है कि इसके द्वारा खेती भी की जाती है। मन विशाल और गहरे ताल हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। ये मन और चौर मानो गंडक के उच्चंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण हैं। जब बाढ़ आती है तो तटों का उल्लंघन कर नदियां जो हैं दूसरे पथ पकड़ लेती हैं। ये चौर और मन पुराने स्थान पर ही रह जाते हैं, जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 प्रश्न और बेहतर ऑब्जेक्टिव लगभग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 3 जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो संभवतः सभी पार्टों से लिखा गया है, जो संभवतः बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4, 5 अभी हमारे पास प्रश्नों का जो क्रम है वह बेहतर तरीके से है। अभी हम लोग को पढ़ना है, 4 पढ़ना है। 4 तो हम लोगों ने याद कर लिया, इसके बाद है नहीं 4 हम लोगों ने याद नहीं किया, अभी 4 हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं। देखिए यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था और यहाँ सब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है। कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों को उन्मुक्त नव यौवना बनने से रोकते हैं। उताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती हैं तब बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले एक गगनचुंबी वृक्ष आ खड़े हों तब नदियाँ प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती हैं। वृक्ष उच्च प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। आज अपनी ताकत एहसास कराती है। लगता है मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। कह सकते हैं कि पुराने समय में जो बहुत सारे पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में जंगलें हुआ करती थी, जब ओसदा नीरा अर्थात गंडक से जब पानी निकल करके दूसरे क्षेत्रों में बह चलता था तो उन सभी जल राशियों को जो बड़े बड़े वृक्ष थे वे अपने जड़ों में समेट के रख लेते थे। आज जो सभी पेड़ पौधे कट चुके हैं जिसके कारण से आज हमारे क्षेत्रों में अधिक बाढ़ आता है। चलिए 5 नंबर जो प्रश्न है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया क्या है, से क्या आशय है। क्या कह रहा है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। चलिए इसका आंसर को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोना में बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है। लेखक ने पाठ के संदर्भ में कीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं उसे कुछ पदार्थों के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव हो जाता है, ठीक उसी तरह सुदूर दक्षिणी की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसको, और बड़ा ही सुंदर सा इस प्रश्न का जवाब है। थोड़ा सा दीर्घ तो है लेकिन बड़ा ही सटीक रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कह रहा है कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। क्या कह रहा है कि थारुओं की कला का परिचय जो है पाठ के आधार पर दें। कह सकते हैं कि थारुओं को कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीक का बनाया जाता है। जो विद्यार्थी गांव से होंगे वे समझते होंगे कि हम लोगों के यहाँ जो धान रखने वाले, गेहूं रखने वाले जो दौरी या डलिया होता है वह किस चीज़ से बनाया जाता है। कह रहा है कि उसमें कई तरह के रंगों तथा डिजाइनों का प्रयोग होता है।
सीख की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ियों में प्रकाश के लिए दीपक जलाए जाते हैं। उनकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए नाव के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे मनोहर था नववधू का एक अनोखा अलंकरण, जो मात्र आभूषण ही नहीं था, बल्कि नववधू जब पहली बार अपने पति के लिए खेत में खाना लेकर जाती तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती जिससे 3 लटें बेड़ियों की भांति लटकती रहती। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए होते थे। पीढ़ी के ऊपर अर्थात पीढ़ा के ऊपरी भाग में सीख की कलापूर्ण टोकरियों में भोजन रखा जाता। टोकरी को दोनों हाथों से संभालते जब लाज भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ती तो सीप की बेड़ियाँ जो थी रजत कंकड़ों की भांति झंकृत उठती और सभी लोग यह जान पाते कि आज एक नर की जो वधू है वह अपनी प्रियतमा के लिए, अपने प्रियसी के लिए खाना लेकर के अर्थात कलेऊ लेकर के खेत तक जा रही है। तो हम लोगों ने ओ सजा नीरा से जितने भी बेहतरीन प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।